हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप इसीलिए इस चैनल पर आए हैं क्योंकि आप आईपीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले समाजशास्त्र और समाज सोशियोलॉजी के बारे में, जो कि आईएएस में साधारण रूप में पूछता है। तो आज हम पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्र एवं समाज। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। चलिए परिचय से शुरू करते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं कुछ सुझाव से जो प्रायः आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। एक सुझाव प्रायः दिया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। दूसरा सुझाव यह होता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तीसरा सुझाव इस प्रकार हो सकता है कि किसी लड़के के लिए यह विषय ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषय का चुनाव व्यावहारिक है। चौथा सुझाव, आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता है तो ऐसा व्यवसाय न चुनें जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने परिवार व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। आइए हम इन सुझाव पर गौर करें। क्या आप सोचते हैं कि पहला सुझाव बाकी तीन सुझावों का खंडन करता है? क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे, इसका जिम्मेदार स्वयं पर है। दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत प्रयास के अलावा नौकरी का एक बाजार है और वह बाजार यह निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज़्यादा हैं या कम हैं। तीसरा और चौथा सुझाव इस विषय को और भी जटिल बना देता है। यहाँ केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार ही नहीं बल्कि लिंग, परिवार और सामाजिक परिवेश भी मायने रखते हैं। यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वे परिणाम को निश्चित करें। जैसा कि हम देखते हैं, कुछ अन्य सामाजिक कारक भी हैं जो परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं लिंग का जिक्र किया है। क्या आप अन्य कारकों के बारे में हाँ ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या सोच सकते हैं? हम पूछ सकते हैं, यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है? क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में हमें सभी समाजों की सोच एक जैसी है? क्या इसका पैमाना पैसा है, अथवा सम्मान या सामाजिक मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टि जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारण करते हैं? क्या संस्कृति एवं सामाजिक मानक की भी इसमें कोई भूमिका होती है? प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह कितना अच्छा कर पाता है यह सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। नौकरी का बाजार क्षमा करिए दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह कितना अच्छा कर पाता है यह सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरतों से परिभाषित होता है। अर्थव्यवस्था की जरूरतें भी पुनः सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर रहती है। किसी विद्यार्थी की नौकरी के अवसर इन विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ उसके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होते हैं। यहाँ से हमें इस बात का प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतः संबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करता है और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विषयों के चुनाव की समस्या विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला है। इसके बावजूद अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं, अतः प्रत्यक्ष है कि यह एक व्यापक जनहित का मुद्दा है। समाजशास्त्र का एक कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित मुद्दे के बीच संबंध को स्पष्ट करना है। यह इस अध्याय की पहली विषय वस्तु है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि एक अच्छी नौकरी का अर्थ भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न है। किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है अथवा नहीं है, यह उस व्यक्ति के प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। प्रासंगिक समाज क्या है, इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है वह समाज जिससे वह संबंधित है। व्यक्ति किस समाज से संबंध रखता है, क्या यह आस पड़ोस है, क्या यह समुदाय है, क्या यह जाति या जनजाति है, क्या यह उसके माता पिता का व्यापारिक दायरा है, क्या यह राष्ट्र है। इस प्रकार इस अध्याय का दूसरा बिंदु यह है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान होते हैं। तीसरा, यह अध्याय इसका परिचय देता है कि समाजशास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन एवं साथ ही समाज के रोजमर्रा के सामान्य प्रेशर से एकदम अलग है। चौथी बात, समाज के अध्ययन का यह अलग तरीका ज़्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता है यदि हम पीछे मुड़कर बौद्धिक विचारों एवं भौतिक स्थितियों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालें जिसमें समाजशास्त्र का जन्म एवं विकास हुआ। ये विचार एवं भौतिक विकास मुख्यतः पश्चात थे, परंतु उनके परिणाम विश्वव्यापी थे। पांचवें, हम इस विश्वव्यापी पक्ष एवं तरीके को देखते हैं जिसमें भारत में समाजशास्त्र का आगमन हुआ। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार हम में से प्रत्येक की अपनी अलग एक जीवनी है, उसी तरह एक विषय की भी जीवनी होती है। विषय के इतिहास को समझने से विषय को समझने में सहायता मिलती है। अंत में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अन्य विषयों से इसके संबंधों की चर्चा की गई है। आइए हम लोग जानते हैं समाजशास्त्री कल्पनाएं। तो समाजशास्त्री कल्पनाएं व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे। हमें अपनी शुरुआत कुछ सुझावों के एक समुच्चय के साथ की थी जिसने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि व्यक्ति और समाज। एक समाजशास्त्री कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं समाज में इन दोनों संबंधों को समझने में सहायता करती है। यही इसका मुख्य कार्य है और इसका वायदा भी। शायद सबसे अधिक परिणामदायक विभेद जिसके द्वारा समाजशास्त्रीय कल्पना कार्य करती है, वह व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक संरचना के जनहित के मुद्दे के बीच है। जब किसी को व्यक्तिगत या आसपास के लोगों के साथ संबंधों में कठिनाइयां हो जाती हैं, तब वह उसे स्वयं प्रत्यक्ष और निजी रूप से ज्ञात सीमित सामाजिक दायरे में सुलझाता है। इन मुद्दों का संबंध व्यक्ति के निजी जीवन तथा स्थानीय वातावरण से परे होता है। समकालीन इतिहास के तथ्य पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी हैं। जब एक समाज का औद्योगिकरण होता है, एक किसान श्रमिक बन जाता है, एक सामंत समाप्त हो जाता है, यह व्यवसायी बन जाता है। जब कोई वर्ग उठता है या गिरता है, एक व्यक्ति रोजगार युक्त अथवा बेरोजगार हो जाता है। जब विनियोग की दर ऊपर नीचे जाती है, आदमी का मन उछलता है या टूट जाता है। जब युद्ध होता है, एक बीमा एजेंट रॉकेट लॉन्चर बन जाता है, एक स्टोर का क्लर्क रडार मैन बन जाता है, एक पत्नी अकेली रह जाती है, एक बालक पिता के बगैर बड़ा होता है। एक व्यक्ति की जिंदगी हो या एक समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता है। मिल्स 1959। अभी हमने एक अध्याय पीछे छोड़ दिया है जो कि ये क्रियाकलाप एक के रूप में है, तो इसे हम मिल्स के ऊपर चर्चा किया गया जो कि हम आज इसे देखेंगे। मिल्स के उद्धरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तब अगले पृष्ठ पर दिए गए दृश्य और रिपोर्टों की जांच करें। क्या आपने ध्यान दिया कि एक गरीब और गृहविहीन दंपति का दृश्य कैसा है? समाजशास्त्री कल्पना गृह विहीनता को समझने और इसकी एक जनहित मुद्दे की तरह व्याख्या करने में सहायता करती है। क्या आप गृह विहीनता के कारणों की पहचान कर सकते हैं? आपकी कक्षा के विभिन्न समूह इसके संभावित कारणों पर सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं, उदाहरणतः रोजगार संभावनाएं, गांव से शहर में प्रवसन आदि। इन पर चर्चा कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि इस प्रकार राज्य गृह विहीनता को एक जनहित मुद्दे के रूप में लेता है, जिसके लिए इंदिरा आवास योजना सरीखे ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है? तो मित्रों, इस क्रियाकलाप पर आप चर्चा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं बेसिकली। तो आप इस बारे में विषय जरूर करें कि किस टाइप के गृह विहीन लोगों को हम लोग और भी अच्छे घर या किस माध्यम से या किस योजना से उनको सुव्यवस्थित घर प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये
कुछ पिक्स हैं जो कि दिखा रहा है 1990 टू 2000। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं। वर्ष 1999-2000 से आरंभ हुई इंदिरा आवास योजना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD तथा भवन एवं शहरी विकास निगम हुडको द्वारा संचालित एक विशाल योजना है जो गरीब और गृहविहीन लोगों के लिए मुफ्त आवास मुहैया कराएगी। क्या आप ऐसे अन्य मुद्दे बता सकते हैं जो व्यक्तिगत समस्या और जनहित के मुद्दों में संबंध दर्शाते हैं? अवश्य विचार कीजिएगा। तो हम लोग फिर से टॉपिक पे आते हैं। दूसरे से परस्पर किस प्रकार संबंधित हैं? यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर समाजशास्त्री पीढ़ियों से विचार विमर्श करते आ रहे हैं। सी राइट मिल्स समाजशास्त्री कल्पनाओं पर अपनी दृष्टि मुख्यतः इस बात को सुलझाने पर टिकाते हैं कि किस तरह व्यक्तिगत और जनहित परस्पर संबंधित है। अब आते हैं हम लोग समाज में बहुलताएं एवं असमानताएं। आइए इस पे एक नज़र डालते हैं हम लोग। समकालीन विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो हम एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। जब हम विदेशियों के बीच हमारे समाज की बात करते हैं तो हमारा मतलब भारतीय समाज से हो सकता है, लेकिन भारतीयों के बीच हमारे समाज को भाषा, समुदाय, धर्म या जाति अथवा जनजाति के संदर्भ में भी लिया जा सकता है। यह विविधता इस बात का निर्णय करने में कठिनाई पैदा करती है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद लगता है कि समाजों का खाका खींचने की समस्या अकेले समाजशास्त्रियों की ही नहीं है, जैसा कि नीचे दी गई टिप्पणी से प्रकट होता है। अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए, इस पर चर्चा करते हुए मशहूर भारतीय फिल्मकार सत्यजीत राय हैरानी से कहते हैं, आप अपनी फिल्मों में क्या रखेंगे? आप क्या छोड़ सकते हैं? क्या आप शहर को पीछे छोड़कर गांव में जाएंगे, जहां विशाल चरागाहों में गायें चरती हैं और चरवाहे बांसुरी बजाते हैं? आप यहां एक साफ सुथरी एवं ताजा तरीन फिल्म बना सकते हैं जिनमें एक नाविक के गीतों की सी मोह लय होगी, अथवा आप इतिहास में पीछे महाकाव्य में जाएंगे जहां दैत्य और देवों ने महान संग्राम में हिस्सा लिया था, जिसमें भाइयों ने भाइयों का संहार किया था। अथवा आप वहीं ठहरे रहेंगे जहां आप हैं वर्तमान में, यही इसी विकट भीड़-भाड़ चकाचौंध भरे शहर के बीचों बीच और इसके कोलाहल और दृश्य और परिवेश के विरोधाभासों से स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे। यह समाजशास्त्र के प्रमुख मुख्य प्रश्न है कि समाज में किस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हम सत्यजीत राय की टिप्पणी पर पुनः जाते हैं, जो स्तब्ध होते हैं कि क्या उनके द्वारा किया गया गांव का चित्रण रोमांटिक है। एक समाजशास्त्री के नजरिए से गांव के एक दलित के नीचे दिए गए चित्रण की इससे तुलना करना उल्लेखनीय होगा। आइए दोस्तों एक बार इस चित्र पर नजर डाल लेते हैं कि किस प्रकार इसमें अंतर किया गया है शहरीकरण और गांव का। यहाँ देखिए हंगर किल द वर्ल्ड, यहाँ पर एक बच्चा है जो कुपोषित है और एक तरफ जो है वो उच्च समाज से रिलेट करते हैं। उसी प्रकार गांव के कार्यकलापों को दिखाया गया है, शहर के हॉस्पिटल को और गांव के कंपेयर किया गया है। ये देखिए ये किस प्रकार की बहुलताएं और असमानताएं दर्शाते हैं। इस पर आप लोग चर्चा अवश्य कीजिएगा। हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। उल्लेखनीय होगा पे हमने छोड़ा था, ठीक है। जब मैंने उसे पहली बार देखा वह गांव की छप्पर की छत वाली चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था, जानबूझकर अपना गिलास और प्लेट अपने बगल में रखे हुए, जो दुकानदार के लिए मुख्य संकेत था कि अछूत को चाय खरीदनी है। मूली एक 40 वर्षीय पान से मैले हुए दांतों वाला मरियल सा व्यक्ति था, जिसके लंबे बाल पीछे की तरफ लटके हुए थे। अमर्त्य सेन का उद्धकरण शायद इसका ज़्यादा अच्छी तरह वर्णन करेगा कि किस प्रकार असमानता समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु है। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, आइए। कुछ भारतीय अमीर हैं, अधिकांश नहीं है। कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, अन्य निरक्षर हैं। कुछ विलासिता की जिंदगी बसर करते हैं, जबकि दूसरे थोड़े से पारिश्रमिक के बदले कठोर परिश्रम करते हैं। कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, लेकिन दूसरे किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कुछ के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर हैं, जबकि अन्य के पास अवसरों का नितांत अभाव है।
कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक रहता है, जबकि अन्य कुछ के लिए अत्यधिक असम्मानजनक। ये असमानताएं के कुछ विभिन्न प्रकार हैं और इनमें से प्रत्येक के लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन, जिन्होंने इसे 2005 के अध्याय 210 और 11 में लिखा था। अब आते हैं चौथे नंबर पे, जो कि समाजशास्त्र का परिचय है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है। भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि सफाई सुविधाएं सिर्फ 28% लोगों को प्राप्त है। सामाजिक असमानता के अन्य संकेतकों मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि के बारे में मालूम कीजिए। इस पे कार्य अवश्य कीजिएगा दोस्तों, जिसमें बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण बताया कि सफाई के लिए 28% लोग जो हैं वो सिर्फ सफाई सुविधाएं से लिप्त हैं, लेकिन क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इस सब के बारे में भी इतने ही प्रतिशत लोग हैं या कम है? इस पे अवश्य आप विचार कीजिएगा। तो समाज का एक चौथा है समाजशास्त्र का परिचय। समाज का एक अंतः संबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करने के समाजशास्त्र के मुख्य सरोकार एवं समाजशास्त्री कल्पनाओं के बारे में आपको पहले ही परिचय दिया जा चुका है। व्यक्तिगत पसंद और नौकरी के बाजार पर हमारी परिचर्चा से पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं अंतः संबंधित हैं और किस प्रकार एक व्यक्ति इससे बंधा हुआ भी है, तथापि कुछ सीमा तक इसको बदल भी सकता है। अगले कुछ अध्याय विभिन्न संस्थाओं और साथ ही साथ सांस्कृतिक पर आधारित होंगे। ये समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख शब्दावली एवं संकल्पनाओं पर भी केंद्रित होंगे, जिससे समाज को समझने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्ययन है। एक सामाजिक प्राणी की तरह स्वयं हमारा व्यवहार इसकी विषय वस्तु है। समाजशास्त्र ऐसा कार्य करने वाला पहला विषय नहीं है। लोगों ने हमेशा से उस समाज और समूह को देखा और समझा है जिसमें वे रहते हैं। यह सभी सभ्यताओं और युगों के दार्शनिकों, धार्मिक गुरुओं और विधिवेत्ताओं की पुस्तकों से स्पष्ट होता है। अपने जीवन और अपने समाज के बारे में सोचने वाला मानव स्वभाव केवल दार्शनिकों एवं सामाजिक विचारकों तक सीमित नहीं है। हम सभी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में और दूसरों की जिंदगी के बारे में भी अपने अपने विचार रहते हैं और इसी तरह अपने समाज और दूसरे समाजों के बारे में भी। ये रोजाना की हमारी धारणाएं और हमारी सामान्य बौद्धिक समझ ही है जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। तो भी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का एक समाज के बारे में प्रेक्षण एवं विचार दार्शनिक अनुचिंतनों एवं सामान्य बौद्धिक समझ से हटकर है। मानव व्यवहार में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक, रहन सहन के वांछित तरीकों एवं एक अच्छे समाज के बारे में दार्शनिक तथा धार्मिक विचारक अक्सर निरीक्षण करते रहते हैं। समाजशास्त्र का सरोकार भी मानकों एवं मूल्यों के प्रति है, लेकिन इसकी पुष्टि, इसकी मुख्य दृष्टि इन मानकों एवं मूल्यों से परे उन उद्देश्यों पर है जिसका लोगों को अनुसरण करना चाहिए। इसका सरोकार उस तरीके से है जिसके तहत वे वास्तविक समाजों में कार्य करते हैं। अध्याय 3 में आप देखेंगे कि किस प्रकार धर्म का समाजशास्त्र ईश्वर मीमांसीय अध्ययन से अलग है। समाजों का अनुभविक अध्ययन समाजशास्त्रियों के कार्य का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इस बात का यह अर्थ कदापि नहीं है कि समाजशास्त्र का मूल्यों के प्रति कोई सरोकार नहीं है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि जब एक समाजशास्त्री एक समाज का अध्ययन करता है तब वह जानकारियां इकट्ठा करने और प्रेक्षण करने को उत्सुक होता है, चाहे वह उसकी निजी पसंद के प्रतिकूल हो। इसको स्पष्ट करने के लिए पीट बर्जर एक असामान्य लेकिन प्रभावकारी तुलना पेश करते हैं। किसी राजनीतिक या सैनिक संघर्ष में विरोधी पक्ष के जासूसी तंत्र द्वारा इस्तेमाल की गई सूचनाओं को हथियाना काफी फायदेमंद होता है, लेकिन इसका कारण यही है कि एक सफल जासूसी तंत्र की सूचनाएं पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है। यदि कोई जासूस अपनी रिपोर्टिंग अपने अधिकारियों की विचारधारा एवं महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है तो उसकी रिपोर्टिंग न सिर्फ अपने पक्ष के लिए अनुपयोगी होगी बल्कि विरोधी पक्ष के लिए भी, यदि वह उसे हथियाना चाहे। एक समाजशास्त्री भी काफी मायने में ऐसा ही एक जासूस है। उसका काम है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में अधिक से अधिक शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना, जितना कि वह कर सकता है। क्या इसका अर्थ यह निकलता है कि समाजशास्त्री की अपने अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में जानने अथवा उस काम के प्रति जिसके लिए समाजशास्त्री जानकारियां जुटाई जा रही हैं, कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है?
उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी समाज के एक नागरिक की होती है। लेकिन यह पूछताछ समाजशास्त्री पूछताछ नहीं है। यह तो एक जीव विज्ञानी के जैविकीय ज्ञान की तरह है, जिसका उपयोग या तो स्वस्थ करने के लिए या खत्म करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जीव विज्ञानी उस जिम्मेदारी से मुक्त है जिसके लिए वह कार्य कर रहा है, परंतु यह एक जैविकीय प्रश्न नहीं है। समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह सॉरी दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। समाजशास्त्र प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों या दार्शनिक अनुचिंतनों या ईश्वरवादी व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक कार्यविधियों से बंधा हुआ है। इसका अर्थ है कि जिन कथनों पर समाजशास्त्री पहुंचता है वह कथन साक्ष्य के निश्चित नियमों के प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त किए हुए होने चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति उनकी जांच कर सकें या उनकी जानकारियों के विकास हेतु उन्हें दोहरा सकें। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान के अंतर पर और परिमाणात्मक तथा गुणात्मक अनुसंधानों के अंतर पर पर्याप्त बहस हो चुकी है। हमें यहाँ इस विवाद में नहीं पड़ना है, लेकिन यहाँ जो बात प्रासंगिक है वह यह है कि समाजशास्त्र को अपने प्रेक्षणों और विश्लेषणों में कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है, ताकि दूसरों के द्वारा उसकी जांच की जा सके। अगले खंड में हम समाजशास्त्री ज्ञान और सामान्य बौद्धिक ज्ञान की तुलना करने जा रहे हैं, जो एक बार फिर इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र जिस तरह से समाज का प्रेक्षण करता है उसमें पद्धतियों की भूमिकाएं, प्रक्रियाएं और नियमों का कितना महत्व है। इस पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय आपको बताएगा कि समाजशास्त्री क्या करते हैं और वे किस तरह समाज का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान के बीच के अंतरों का विस्तृत वर्णन समाजशास्त्री उपागम एवं पद्धति के बारे में एक विशिष्ट स्पष्ट विचार देने में सहायता करेगा। नंबर 5 पर है समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। हम देख चुके हैं कि किस तरह समाजशास्त्री ज्ञान ईश्वर मीमांसा और दार्शनिक प्रेक्षणों से अलग है। इस प्रकार समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों से अलग है। सामान्य बौद्धिक वर्णन सामान्यतः उन पर आधारित होते हैं जिन्हें हम प्रकृतिवादी और या व्यक्तिवादी वर्णन कह सकते हैं। व्यवहार का एक प्रकृतिवादी वर्णन इस मान्यता पर निर्भर करता है कि एक दोनों से ही अलग है। यह हमेशा या सामान्यतः नहीं सॉरी एक व्यक्ति व्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान कर सकता है। अतः समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक विचारों एवं विचारों तथा साथ ही साथ दार्शनिक विचारों दोनों से ही अलग है। यह हमेशा या सामान्यतः भी चमत्कारिक परिणाम नहीं देता, लेकिन अर्थपूर्ण और संदिग्ध संपर्कों तक केवल सामान्य संपर्कों की छानबीन द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान में बहुत अधिक प्रगति हुई है। ज़्यादा प्रगति तो सामान्य रूप से हुई, परंतु कभी कभार नाटकीय उद्भव से भी प्रगति हुई है। समाजशास्त्र में संकल्पनाओं, पद्धतियों और आंकड़ों का एक पूरा तंत्र है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह संयोजित है। यह सामान्य बौद्धिक ज्ञान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। सामान्य बौद्धिक ज्ञान अपरिवर्तनीय है क्योंकि यह अपने उद्गम के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता है, या दूसरे शब्दों में यह अपने आप से यह नहीं पूछता मैं यह विचार क्यों रखता हूँ। एक समाजशास्त्री को अपने स्वयं के बारे में तथा अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, चाहे वह विश्वास कितना भी प्रिय क्यों न हो। क्या वास्तव में ऐसा है? समाजशास्त्र के दोनों ही उपागम व्यवस्थित एवं प्रश्नकारी वैज्ञानिक खोज की एक विस्तृत परंपरा से निकले हैं। वैज्ञानिक कार्यविधियों के इस महत्व को तभी समझा जा सकता है जब हम अतीत की तरफ लौटें और उस समय की सामाजिक परिस्थिति को समझें जिसमें समाजशास्त्री दृष्टिकोण का उद्भव हुआ था, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में हुए विकासों का समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा था। चलिए हम संक्षिप्त रूप में देखें कि समाजशास्त्र की रचना में बौद्धिक विचारों की भूमिका कहाँ तक है। उसके पहले हम लोग दोस्तों ऊपर कुछ चार्ट आए थे वो देख लेते हैं। हाँ, ये जो कि दर्शा रहा है कि गरीबी, प्रकृतिवादी और समाजशास्त्री। प्रकृतिवादी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप बेसिक से समझ सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी और स्टेट लेवल पर, तो जानते हैं।
लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं, समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं, परिवार का उचित बजट बनाने में अयोग्य हैं, बुद्धिमत्ता की कमी है एवं कार्य के लिए स्थानांतरण से डरते हैं। दूसरा है समाजशास्त्री। समकालीन गरीबी का कारण वर्ग समाज में असमानता की संरचना है और वे लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनकी कार्य की अनियमितता, दीर्घकालिक एवं मजदूरी कम है। तो यहाँ दोस्तों समाज को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रकृतिवादी और समाजशास्त्री। जहाँ पर प्रकृतिवादी में ये होता है कि कोई भी गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो काम में से जी चुराता है, या उसके पास इतने बजट नहीं है, या वो बुद्धि से कमज़ोर है और काम करने के लिए स्थानांतरण से डरता है कि यहाँ जाकर काम करना पड़ेगा उसको, और वहीं दूसरी तरफ समाजशास्त्री है, वो इसलिए कमज़ोर है क्योंकि उसको असमानता की वजह से उसको ऊंच नीच का और धर्म भेद, लिंग भाव, इस सब का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे कार्य की अनियमितता, दीर्घकालिक एवं मजदूरी कम, यानी कि उसे काम तो खूब करवाया जाता है लेकिन उसे मजदूरी कम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से यहाँ असमानता दिखाया जाता है। वो कार्य पूरा मेहनत से करता है तो उसकी मजदूरी भी उतनी ही हुई, लेकिन लोग लिंग भेद करते हैं, जाति प्रथा, ये सब क्या है, ये सब इसी का कारण है। असंदिग्ध संपर्क। बहुत से समाजों में, जिसमें भारत के बहुत सारे भाग भी शामिल हैं, उत्तराधिकार और वंशानुक्रम की रेखा पिता से पुत्र को जाती है। इसे पितृवंशीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कि औरतों को संपत्ति में अधिकार मिलने की प्रवृत्ति अत्यधिक क्षीण है, भारत सरकार ने कारगिल युद्ध के बाद यह निर्णय किया कि भारतीय सैनिकों की मृत्यु पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि उनकी विधवाओं को मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार ने इस फैसले के अवांछित परिणामों का पूर्वानुमान नहीं लगाया। इस कारण बहुत सी विधवाओं को अपने देवरों यानी पति के भाइयों के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ मामले में वह देवर यानी बाद में पति अल्पवयस्क था, जबकि भाभी बाद में पत्नी युवती थी। यह इस बात को निश्चित करने के लिए होता था कि क्षतिपूर्ति की धनराशि मृतक के परिवार में ही रहे। क्या आप इस तरह के अवांछित परिणाम वाले किसी अन्य सामाजिक कार्य अथवा ऐसे ही किसी शासकीय फैसले के बारे में सोच सकते हैं? जरूर विचार कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा खत्म हो गया था, फिर यहाँ से शुरू होने वाला था। अरे सॉरी, ये छठवां जो कि यहाँ हमने खत्म किया था कि बौद्धिक विचारों की भूमिका कहाँ तक है। तो अब आते हैं बौद्धिक विचार जिनकी समाज शास्त्र की रचना में भूमिका है। प्रकृति विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव विज्ञानियों ने समाजों के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। ये लक्षण 19वीं शताब्दी में आरंभिक समाजशास्त्रियों जैसे आगस्त कोंत, कार्ल मार्क्स एवं हर्बर्ट स्पेंसर के कार्यों में पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इस बात के प्रयास किए गए कि उन बातों के आधार पर विभिन्न तरह के समाजों का वर्गीकरण किया जाए। उदाहरण के लिए आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे शिकारी टोलियां एवं संग्रहकर्ता, चरवाहे एवं कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं, आधुनिक समाजों के प्रकार जैसे औद्योगिकृत समाज। इस प्रकार के क्रमिक विकास का दर्शन यह मानता था कि पश्चिमी संसार आवश्यक रूप से ज्यादा प्रगतिशील एवं सभ्य था, गैर पश्चिमी समाज को अशिष्ट और कम विकसित समझा जाता था। भारतीय औपनिवेशिक अनुभव को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्र में भी इसी तरह के तनाव को देखा जा सकता है। बहुत पीछे इतिहास में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय में जाइए और इसका बुद्धिजीवी तथा सिद्धांतवादी जवाब है। शायद इसी पृष्ठभूमि के कारण ही भारतीय समाजशास्त्र खास तौर पर विचारशील रहा है और यही इसके व्यवहार में भी दिखता है। अगली पुस्तक समाज का बोध एनसीईआरटी 2006 में आप भारतीय समाजशास्त्री विचार, उसके सरोकारों और इसके वास्तविक व्यवहार के बारे में विस्तार से जानेंगे। डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्री विचारों पर दृढ़ प्रभाव था। समाज की प्रायः जीवित जैववाद से तुलना की जाती थी और इसके क्रमबद्ध विकास के चरणों में तलाशने के प्रयास किए जाते थे जिनकी जैविक जीवन से तुलना की जा सकती थी। समाज को व्यवस्था के भागों के रूप में देखने के तरीके ने
जिसमें प्रत्येक भाग एक खास कार्य निष्पादन में रत हो। सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार या स्कूल एवं संरचनाओं जैसे स्तरीकरण के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया। इसकी चर्चा हमने यहाँ इसलिए की है क्योंकि उन बौद्धिक विचारों का जिनकी समाजशास्त्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे गहरा संबंध है कि किस प्रकार समाजशास्त्र अनुभविक वास्तविकता का अध्ययन करता है। ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। उस वक्त वैज्ञानिक जानकारी भी उन्नत अवस्था में थी और साथ ही एक बढ़ता दृढ़ विश्वास यह भी था कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है और करना भी चाहिए। उदाहरण, गरीबी जो अभी तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी, उसे सामाजिक समस्या के रूप में देखना आरंभ हुआ, जो कि मानवीय उपेक्षा अथवा शोषण का परिणाम है। इसलिए गरीबी को समझा जा सकता है और उसका निराकरण हो सकता है। इसके अध्ययन का एक तरीका यह था कि एक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाए और यह इस विश्वास पर आधारित हो कि मानवीय प्रक्रियाओं को मापा जा सकता है और इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में चर्चा 5वें अध्याय में की जाएगी। प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात से सहमत थे कि ज्ञान में वृद्धि से सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कोंत, जिनको कि समाजशास्त्र का संस्थापक कहा जाता है, का विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। अब आते हैं 7वें पॉइंट पर, जो कि है भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी। औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे यही पूंजीवादी व्यवस्था एक प्रमुख शक्ति थी। पूंजीवाद में नई अभिवृत्तियां एवं संस्थाएं सम्मिलित थीं। उद्यमी निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित थे। बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की और माल, सेवाएं एवं श्रम वस्तुएं बन गईं, जिनका निर्धारण तार्किक गणनाओं के द्वारा होता था। नई अर्थव्यवस्था पहले वाली अर्थव्यवस्था से एकदम अलग थी। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन कितना असरकारी था, इसे समझने के लिए हम औद्योगिकरण से पूर्व की इंग्लैंड की जिंदगी पर सरसरी नजर डालते हैं। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य पेशा खेती करना एवं कपड़ा बुनना था। अधिकांश लोग गांव में रहते थे। अपने भारतीय गांव की तरह ही वहां भी कृषक एवं भूस्वामी, लोहार एवं चमड़ा श्रमिक, जुलाहे एवं कुम्हार, चरवाहे और मद्य निर्माता थे। समाज छोटा था, यह स्त्रीकृत था, अर्थात विभिन्न लोगों की परिस्थिति एवं उनकी वर्ग स्थिति स्पष्ट परिभाषित थी। सभी परंपरागत समाजों की तरह यह भी नजदीकी आपसी व्यवहार की विशेषता रखता था। औद्योगिकरण के साथ ही सभी विशेषताएं बदल गईं। नई व्यवस्था का एक प्रमुख मूल पक्ष था श्रम की प्रतिष्ठा कम होना, शिल्प संघ, गांव एवं परिवार के सुरक्षित स्थानों से कार्य का अलग होना। रूढ़िवादी एवं परिवर्तनवादी दोनों ही तरह के चिंतक सामान्य श्रमिकों की परिस्थिति की गिरावट को देखकर भयभीत थे, परंतु कुशल कारीगरों की स्थिति अलग थी। नगरीय केंद्रों का विकास और विस्तार हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले शहर नहीं थे, लेकिन औद्योगिकरण से पहले उनका स्वरूप अलग था। औद्योगिक शहरों ने एक बिल्कुल नए नगरीय संसार को जन्म दिया। इसकी निशानी थी फैक्ट्रियों का धुआं और कालिख, नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़ वाली बस्तियां, गंदगी और सफाई का नितांत अभाव। इसकी अन्य निशानियों में एक था नए प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया। एक हिंदी फिल्म का गीत आगे दिया गया है। फिल्म CID 1956 का यह गीत शहरी जिंदगी के भौतिक एवं अनुभवात्मक पक्षों का चित्रण इस प्रकार करता है। ए दिल है मुश्किल जहाँ जीना यहाँ, ये आप गाना पढ़ लीजिएगा, काफ़ी पुराना गाना है। पुराने सीरियल्स टाइप में बजते भी थे। आइए हम ऊपर कुछ पिक्स को देख लेते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि किस प्रकार जब औद्योगिकरण हुआ तो हर जगह धुआं, कालिख, हाँ, और उसके बाद प्रदूषण, यहाँ छोटे जातियों का बसेरा, गंदगी, यही सब दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप।
आस पड़ोस के कामकाजी वर्ग से गंदी बस्तियों तक। ठीक है दोस्तों, तो ये गाना आप एक बार देख लीजिएगा जहाँ पर, ठीक है। भावानुवाद: प्यारे दिल यहाँ जिंदगी मुश्किल है, अगर तुम तो ऊपर के गाने को इसने व्याख्या किया है कि प्यारे दिल यहाँ जिंदगी मुश्किल है, अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। मेरे प्यारे, यह मुंबई है, तुम्हें यहाँ बहुमंजिली इमारतें मिलेंगी, ट्रामे मिलेंगे, वाहन मिलेंगे, कारखाने मिलेंगे। इंसानियत भरे दिल को छोड़कर तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। इंसानियत का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर जो भी करे उसका कोई मतलब नहीं है। शक्ति या पैसा या चोरी या विश्वासघात ही यहाँ चलता है। अमीर लोग गृहविहीन लोगों की आवारा व्यक्तियों की तरह हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जब वह एक दूसरे के गले काटते हैं तब उसे व्यापार कहते हैं। यहाँ इस एक कार्य को कई नाम दिए गए हैं। कारखाना और इसके यांत्रिक श्रम विभाजन को अक्सर किसानों, दस्तकारों, साथ ही साथ परिवार और स्थानीय समुदायों को जानबूझकर खत्म करने की कोशिश के रूप में देखा जाता था। कारखाने को एक आर्थिक कठोर नियंत्रण के रूप में देखा गया, जो अभी तक बैरकों और जेलों तक था। कुछ के अनुसार, जैसे मार्क्स, कारखाना दमनकारी था, फिर भी काफ़ी हद तक स्वतंत्रता की गुंजाइश थी। यहाँ श्रमिकों ने बेहतर जिंदगी हेतु सामूहिक कार्यप्रणाली एवं संगठित प्रयास दोनों चीज़ें सीखी। नए समाज के उभरने का एक और संकेतक था घड़ी के अनुसार समय का महत्व, जो सामाजिक संगठन का आधार भी था। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष वह तरीका था जिसके अनुसार 18वीं और 19वीं शताब्दी में खेतिहर और औद्योगिक मजदूरों की बढ़ती संख्या ने तेजी से घड़ी और कैलेंडर के अनुसार अपने को ढालना शुरू किया, जो आधुनिक समय से पूर्व के काम के तरीके से एकदम भिन्न था। औद्योगिक पूंजीवाद के विकास से पहले काम की लय दिन के उजाले और जीतोड़ परिश्रम के बीच आराम या सामाजिक कर्तव्य के आधार पर तय होती थी। कारखानों के उत्पादन ने श्रम को समकालिक बना दिया। इससे समय की पाबंदी, एक तरह की स्थिर रफ्तार, कार्य करने के निश्चित घंटे और हफ्ते के दिन निर्धारित हो गए। इसके अलावा घड़ी ने कार्य करने की अनिवार्यता पैदा कर दी। क्रियाकलाप यहाँ दिया गया, इसे पढ़ लीजिएगा। मालूम कीजिए कि किसी परंपरागत गांव, कारखाने और कॉल सेंटर में कार्य किस प्रकार नियोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इस पर विचार कर लीजिएगा एक बार। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए समय अब धन है। यह व्यतीत नहीं होता बल्कि खर्च हो जाता है। अब 8वें चरण पे आते हैं। हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे एवं सरोकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था। बहुत से मुद्दे जो उस समय प्रायः उठते थे, उदाहरण के लिए नगरीकरण या कारखानों के उत्पादन, सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे, यद्यपि उनकी कुछ विशेषताएं थोड़ी अलग हो सकती थीं। वास्तव में भारतीय समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधता के कारण भिन्न है। भारत का समाजशास्त्र इसको दर्शाता है। यदि ऐसा है तो उस समय की यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए, वहां से शुरुआत करना क्यों प्रासंगिक है। जवाब अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरे जुड़ा हुआ है। पश्चिम में पूंजीवाद विश्वव्यापी स्तर पा गया था। नीचे बॉक्स में दिया गया उद्धरण यह दर्शाता है कि किस प्रकार पश्चिमी पूंजीवादी ने दो छोरों पर संसार को प्रभावित किया था। आर.के. लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत मॉरिशस का यात्रा विवरण हमें बीते हुए औपनिवेशिक और वैश्विक अतीत की याद दिलाता है। एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों, ये क्या कर रहा है। पूंजीवाद और इसके द्वारा वैश्विक तौर पर समाजों का असमान रूपांतरण। 17वीं और 19वीं शताब्दी में लगभग 24 मिलियन अफ्रीकियों को दास बनाया गया था, जिनमें से 11 मिलियन अमेरिका तक की यात्रा में जीवित रहे। यह आधुनिक इतिहास में दिखने वाले जनसंख्या के कारण बड़े आंदोलनों में से एक है। उनको अपनी जमीन और संस्कृति से उखाड़ा गया और दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में भयावह परिस्थितियों में भेजा गया और पूंजीवाद की सेवा के कार्य में लगा दिया गया। दास प्रथा इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार लोगों को आधुनिकता के विकास के नाम पर उनकी मर्जी के खिलाफ फंसाया गया। दासता की संख्या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कम होने लगी, लेकिन हमारे लिए भारत में यह 1800 के बाद का काल था, जब बंधुआ मजदूरों को अंग्रेजों द्वारा जहाजों में भरकर दूरस्थ देशों जैसे दक्षिण अमेरिका में
सूरीनाम अथवा वेस्ट इंडीज अथवा फिजी द्वीपों में उनकी सूती कपड़े की मिलों और चीनी कारखानों को चलाने के लिए ले जाया गया था। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक वी एस नायपॉल, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, उन हजारों लोगों में से एक के वंशज हैं जिन्हें जबरदस्ती उन अनजान जगहों पर ले जाया गया जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी और जहां से लौटने में वे असमर्थ थे और वहीं मर गए। तो ये दोस्तों क्या है, वैश्विक अतीत की याद दिलाता है। फिर से हम लोग वहीं पे टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ लिखा है, यहाँ अफ्रीकी और चीनी, बिहारी और डच, पारसी और तमिल, अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेज सब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हैं। उदाहरण के लिए एक तमिल जिसका भ्रामक सा दक्षिण भारतीय चेहरा था और एक लुभावना सा नाम भी था, राधा कृष्ण गोविंदन, सचमुच मद्रास से था। मैंने उससे तमिल में बात की। उसने मुझे फ्रेंच मिस्सी टूटी फूटी इंग्लिश में कठिनाई से जवाब देकर आश्चर्यचकित कर दिया। श्रीमान गोविंदन को तमिल का ज्ञान बिल्कुल नहीं है और उनकी जिह्वा ने तमिल का उच्चारण करना शताब्दियों पहले बंद कर दिया है। तो ये वो अपना लेखक थे, उन्होंने वर्णन किया है, जो कि एक दार्शनिक थे। ठीक है, हम लोग 9वें चरण पे आते हैं, भारत में समाजशास्त्र का विकास। उपनिवेशवाद आधुनिक पूंजीवाद और औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था, इसलिए पश्चिमी समाजशास्त्रियों का पूंजीवाद एवं आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर लिखित दस्तावेज भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। फिर भी जब हम शहरीकरण के संदर्भ में देखते हैं, उपनिवेशवाद में यह तथ्य निहित है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण का असर भारत में भी उतना ही था जितना पश्चिम में। कार्ल मार्क्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर की गई टिप्पणियों से असमानता उजागर होती है। जो कि उन्होंने क्या बोला था, ये देख लेते हैं। भारत, जो पिछले काफ़ी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादन कार्यशाला थी, अब इंग्लिश धागों और सूती सामान से भरा पड़ा था। इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर अथवा अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादनों पर केवल थोड़ा और नाम मात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ लाकर स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था, जो कभी यहाँ की शान हुआ करता था। भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेजों और विचारों से भी जूझना पड़ता था, जो हमेशा ये सही नहीं होते थे। ये विचार अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों और पश्चिमी विद्वानों दोनों द्वारा व्यक्त किए गए थे। उनमें से बहुतों के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के एकदम विपरीत था। हम यहाँ केवल एक उदाहरण देते हैं कि एक भारतीय गांव को किस तरह से समझा गया और अपरिवर्तनीय रूप में चित्रित किया गया। समकालीन व विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों से सहमति रखते हुए पश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा, जिसे समाज की शैशवावस्था कहा गया था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में यूरोपियन समाजों का अतीत देखा। औपनिवेशिक विरासत वाले देशों जैसे भारत में एक दूसरा साक्ष्य यह था कि यहाँ समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में प्रायः अंतर किया जाता था। एक स्तरीय पाश्चात्य पाठ्य पुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषा है, मानव समूहों और समाजों का अध्ययन जिसमें औद्योगिकृत विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया गया है। सामाजिक मानव विज्ञान की एक स्तरीय पश्चात परिभाषा इस प्रकार होगी, गैर पश्चिमी साधारण समाजों अर्थात दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन। भारत में किस्सा सर्वथा अलग है। M.N. श्रीवास इसका खाका इस प्रकार खींचते हैं, भारत जैसे देश में इसके आकार और विभिन्नता के चलते क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, पंथ संबंधी, सजातीय यानी जाति के साथ तथा ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच में असंख्य दूसरे हैं। ऐसी संस्कृति और समाज में जैसा कि भारत में है, दूसरे से आमना सामना वास्तव में आसपास या पड़ोस में हो ही जाता है। भारत में इससे भी आगे सामाजिक मानव विज्ञान, जिसमें पहले आदिम लोगों के अध्ययन ने स्थान ले रखा था, धीरे धीरे बदलकर किसानों, सजातीय समूहों, सामाजिक वर्गों, प्राचीन सभ्यताओं के विभिन्न पक्षों और विशेषताओं एवं आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन पर आ गया था। भारत में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है, जो कि बहुत सारे पाश्चात्य देशों में इन दोनों विषयों की एक विशेषता के रूप में मौजूद है। शायद भारत में पाई जाने वाली आधुनिक एवं ग्रामीण और महानगरीय और परंपरागत अति विभिन्नता ही इसकी वजह है।
अब हम लोग 10वें चरण पे आते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध। समाजशास्त्री अध्ययन का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इसी प्रकार ये राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी या जाति संघर्ष या सरकारी नीतियों का आदिवासी जनसंख्या की वनों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है, अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे लचीले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन अर्थात परिवार या व्यापार संघ अथवा गांव करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि यह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। ये आप देख सकते हैं गांव का और शहरीकरण का और अतीत का, ये 3 भागों में इसे बांट कर दिखाया गया है। और यहाँ पे शहरीकरण का दिखाया। चर्चा कीजिए कि इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र फैशन, कपड़ों, बाजारों और शहर की गलियों का अध्ययन कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं टॉपिक पर। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान एवं इतिहास शामिल है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियां, संकल्पनाएं एवं पद्धतियां हैं। इसलिए यह समझा जाना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता कुछ हद तक स्वैच्छिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग करना, अंतरों को अतिरंजित करना और समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसा होगा। इससे भी बढ़कर नारी अधिकारवादी सिद्धांतों ने अंतःविषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया। उदाहरण के लिए एक राजनीति विज्ञानी या अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उनके राजनीति पर प्रभाव अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। शास्त्रीय आर्थिक उपागम पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के अंतः संबंधों का वर्णन करता है। कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध, मुद्रा प्रवाह, आगत और निर्गत का अनुपात और इसी तरह अन्य। परंपरागत अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र आर्थिक क्रियाकलाप के संकुचित दायरे तक रहा है। मुख्यतः किसी एक समाज में अपर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण। वे अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित है, आर्थिक क्रियाकलापों को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों के विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य किसी तरह से आर्थिक व्यवहार की सुनिश्चित कानूनों का निर्माण करना था। समाजशास्त्री उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्य, व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। निगमित क्षेत्र के प्रबंधक इस बात को जानते हैं। विज्ञापन उद्योग में भी भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता से है। अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्तियां जैसे नारीवादी अर्थशास्त्री लिंग को समाज के केंद्रीय संगठनकारी सिद्धांत की तरह पेश कर इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वे यह देखेंगे कि किस प्रकार घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र के परिभाषित विषय क्षेत्रों ने इसको एक अत्यधिक केंद्रित और विचारशील विषय के रूप में सुविधाजनक तरीके से विकसित होने में मदद की है। समाजशास्त्री प्रायः अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या रखते हैं कि उनकी शब्दावली उचित होती है और उनकी माप एकदम सही होती है और उनके सैद्धांतिक कार्यों के परिणामों को व्यवहारिक सुझाव में परिणत करने की क्षमता से भी, जिसका जनहित नीतियों के लिए बड़ा अर्थ होता है। फिर भी अर्थशास्त्री की पूर्वानुमान लगाने की योग्यता को प्रायः व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक मानकों एवं संस्थानात्मक प्रतिरोध की अनदेखी करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। सामान्यतः समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के विपरीत तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह एक प्रश्नकारी एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। यह आधारभूत मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने में सहायता करता है और इस प्रकार न केवल निर्धारित लक्ष्यों के तकनीकी साधनों के प्रति
बल्कि स्वयं उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं के प्रति भी चर्चा का अवसर प्रदान करता है। हाल ही में आर्थिक समाजशास्त्र में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति देखने में आई है, जिसका कारण शायद समाजशास्त्र का विशालतर और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र किसी सामाजिक स्थिति की पहले से विद्यमान समझ को ज़्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। यह तथ्यों की जानकारी के स्तर पर अथवा किसी चीज़ के घटित होने के कारण को बेहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में सैद्धांतिक समझ के द्वारा समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, जैसा कि अर्थशास्त्र में है वैसे ही समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच भी पद्धतियों और उपगमों की परस्पर अंतःक्रिया की बहुलता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्यतः दो तत्वों पर केंद्रित था, राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन। दोनों में से किसी भी शाखा और राजनीतिक व्यवहार गहन रूप में शामिल नहीं है। सामान्यतः सैद्धांतिक भाग में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के सरकार संबंधी विचारों को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जबकि प्रशासनिक भाग का केंद्र बिंदु सरकार के वास्तविक संचालन की तुलना में इसका औपचारिक ढांचा रहा है। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित है, जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान ने अपने को शक्ति के औपचारिक संगठन के साकार रूप में अध्ययन तक सीमित रखा। समाजशास्त्र सरकार सहित संस्थाओं के समुच्चय के बीच अंतर संबंधों पर बल देता है, जबकि राजनीति विज्ञान सरकार में विद्यमान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। हालांकि समाजशास्त्र की अनुसंधान में समान रुचि को लेकर राजनीति विज्ञान से लंबी साझेदारी है। मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने ऐसा काम किया है जिसको राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम दिया जा सकता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का केंद्र राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन के रूप में बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ भारतीय चुनावों में भी मतदान के राजनीतिक प्रतिमानों का काफी विशिष्ट अध्ययन देखने में आया है। राजनीतिक संगठनों की सदस्यता, संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक दलों के समर्थन में समाजशास्त्री कारण, राजनीति में लिंग की भूमिका आदि का भी अध्ययन किया जाता रहा है। दोस्तों, ऊपर हम लोगों ने कुछ क्रियाकलाप मिस कर दिया था, जिससे हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये क्रियाकलाप दोस्तों वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो ये स्टेट लेवल और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में। अगर आपका ऑप्शनल होगा तो और तो फिर आपका क्वेश्चन इसमें से जरूर बनेगा। तो देखते हैं कि आप सोचते हैं कि विज्ञापन वास्तव में लोगों के उपभोग के तरीकों को प्रभावित करते हैं। क्या आप यह सोचते हैं कि अच्छे जीवन की जो परिभाषा है वह केवल आर्थिक रूप से ही परिभाषित है? क्या आप यह सोचते हैं कि खर्चे और बचत की आदतें सांस्कृतिक रूप से बनती हैं? जरूर विचार कीजिएगा। उसी प्रकार एक क्रियाकलाप 8वां इधर दिया गया है कि पिछले आम चुनाव में किए गए अध्ययन के प्रकारों की जानकारी प्राप्त कीजिए। संभवतः आप उनमें राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों के लक्षण पाएंगे। चर्चा कीजिए कैसे विभिन्न विषय आपस में अंतःक्रिया करते हैं और परस्पर प्रभाव डालते हैं। तो चर्चा जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र और इतिहास। इतिहासकार एक तरह से नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री समकालीन समय या कुछ ही पहले के अतीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इतिहासकार पहले वास्तविक घटनाओं के चित्रण में एवं चीज़ें वास्तव में कैसे घटित हुई इसे स्थापित करने में संतुष्ट होते थे, जबकि समाजशास्त्र में असामयिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित था। इतिहास ठोस विवरणों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री ठोस वास्तविकताओं से सार निकालकर उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करता है। आजकल इतिहासकार अपने विश्लेषण में समाजशास्त्री पद्धतियों एवं धारणाओं का प्रयोग करने में बराबर शामिल रहते हैं। परंपरागत इतिहास राजाओं और युद्धों के इतिहास के बारे में रहा है। इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम चकाचौंध और कम रोमांचक घटनाओं जैसे जमीन के संबंधों में परिवर्तन या परिवार में लिंग संबंध के इतिहास का अध्ययन परंपरागत रूप में कम ही हुआ है, लेकिन यही बात समाजशास्त्रियों की रुचि का प्रमुख क्षेत्र बनी। हालांकि आजकल इतिहास काफ़ी हद तक समाजशास्त्रीय हो गया है और सामाजिक इतिहास तो इतिहास की विषय वस्तु है। यह शासकों के कार्यों, युद्ध एवं राजतंत्रवाद के बजाय सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार, प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। यह उसकी बौद्धिकता एवं सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रेरणाओं एवं याददाश्त तंत्रिका प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है।
सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच के एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि एक व्यक्ति में रखता है, लेकिन उसका इस बात से सरोकार रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करता रहता है। यही वह तरीका है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्तित्व को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार और नातेदारी संरचना, उनकी संस्कृति, मानक एवं मूल्य। यह याद करना रुचिकर होगा कि दुर्खाइम, जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति एवं विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की, उसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत उत्कंठाओं को बाहरी रखा जिन्होंने आत्महत्या की या इसकी चेष्टा की। यह उस सांख्यिकीय आंकड़ों के लिए किया गया जो उन व्यक्तियों की कई सामाजिक विशेषताओं से सरोकार रखते थे। अब आते हैं समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान। तो चलिए देखते हैं। अधिकांश देशों में मानवविज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, भौतिक मानवविज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन्न शाखाएं और सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल है। यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मानवविज्ञान और सांस्कृतिक मानवविज्ञान से है, क्योंकि यह समाजशास्त्र के अध्ययन के एकदम निकट है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। हमने पहले देखा है कि प्रत्येक विषय का अपना इतिहास अथवा जीवनी होती है। सामाजिक मानवविज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों हुआ जब यह माना जाता था कि पश्चिमी शिक्षित सामाजिक मनोविज्ञानियों ने गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन किया, जिनको प्रायः विजातीय, विशिष्ट और असभ्य समझा जाता था। जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया था, उनके बीच के असमान संबंध पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब समय बदल गया है और अब वे मूल निवासी विद्यमान हैं, चाहे वे भारतीय हैं या सूडानी, नागा हैं या संथाल, जो अब अपने समाजों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं। अतीत के मानवविज्ञानियों ने सरल समाजों का विवरण तटस्थ वैज्ञानिक तरीके से लिखा था। प्रत्यक्ष व्यवहार में वे लगातार उन समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिमी समाजों से करते थे जिसे वे एक मानदंड के रूप में देखते थे। अन्य परिवर्तनों ने भी समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया है। जैसा कि हमने देखा, आधुनिकता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें छोटे से छोटा गांव भी भूमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अत्यधिक दूरस्थ गांवों ने भी अपने प्रशासन और भूमि कानूनों में परिवर्तन अपने राजस्व उगाही में परिवर्तन और अपने उत्पादक उद्योग को समाप्त होते हुए देखा था। समकालीन भूमंडलीय प्रक्रियाओं ने दुनिया के इस प्रकार सिकुड़ने को और ज़्यादा बल प्रदान किया है। एक सरल समाज का अध्ययन करते समय ये मान्यता थी कि यह एक सीमित समाज था। हम जानते हैं कि आज ऐसा नहीं है। सामाजिक मनोविज्ञान द्वारा सरल व निरक्षर समाजों पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ा। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति समाज यानी सरल समाज के सभी पक्षों का एक समग्र में अध्ययन करने की होती थी। अभी तक जो विशेषज्ञता प्राप्त हुई है वह क्षेत्र पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह, नुअर अथवा मेलेनेशिया। समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं, अतः समाज के भागों जैसे नौकरशाही या धर्म या जाति अथवा एक प्रक्रिया जैसे सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषताएं थी लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, समुदाय जिसका अध्ययन किया उसमें रहना और अनुसंधान की निर्जाति पद्धतियों का उपयोग। समाजशास्त्री प्रायः सांख्यिकी एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धतियों एवं संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। 5वें अध्याय में आप इस परंपराओं के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे।
आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच निवास करते हैं। कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों से यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपराओं से सार ग्रहण करने में काफ़ी उदार रहा है। भारतीय समाजशास्त्री अक्सर भारतीय समाजों के अध्ययन में केवल अपनी संस्कृति का ही नहीं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह शहरी आधुनिक भारत के जटिल अंतर करने वाले समाजों के साथ साथ जनजातियों का भी एक समग्र रूप में अध्ययन कर सकता है। इस बात का डर बना रहता था कि सरल समाजों के खत्म होने से सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशिष्टता खो देगा और समाजशास्त्र में मिल जाएगा। हालांकि दोनों विषयों में लाभदायक अंतः परिवर्तन हुए हैं और आजकल पद्धतियों एवं तकनीकों को दोनों विषयों से लिया जाता है। राज्य और वैश्वीकरण के मानव विज्ञानी अध्ययन किए गए हैं जो कि सामाजिक मानव विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तु से एकदम अलग है। दूसरी और समाज शास्त्र भी आधुनिक समाजों की जटिलताओं के अध्ययन के लिए संख्यात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों, समष्टि और व्यष्टि उपागमों का उपयोग करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हम इस पर चर्चा 5वें अध्याय में भी जारी रखेंगे, क्योंकि भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में अति निकटता का संबंध रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये समाजशास्त्र का पहला चैप्टर था क्लास 11th का, हिंदी एनसीईआरटी। और यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होने के बाद कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं जिनमें हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़े उसका अर्थ दिया गया है। तो आइए इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। पूंजीवाद मतलब आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था जो कि बाजार विनिमय पर आधारित है। पूंजी से आशय है कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन एवं मशीनें आदि शामिल है जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाती हैं अथवा बाजार में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग की जा सकती हैं। यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। दूसरा है द्वंद्वात्मक, सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उनकी विद्यमानता, जैसे सामाजिक बाध्यता और व्यक्तिगत इच्छा। तीसरा है अनुभविक अन्वेषण, समाजशास्त्रीय अध्ययन में दिए गए किसी भी क्षेत्र में की जाने वाली तथ्यपरक जांच। चौथा है नारीवादी सिद्धांत, एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है। यद्यपि इस सिद्धांत के कई तत्व हैं, लेकिन उन सबका एक सरोकार है, समाज में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता की व्याख्या करना एवं उसे दूर करने के लिए कार्य करना। समष्टि समाजशास्त्र, बड़े समूहों, संगठनों अथवा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। व्यष्टि समाजशास्त्र, आमने सामने की अंतःक्रिया की संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन। सामाजिक बाध्यता, एक शब्द जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम जिन समूहों और समाजों के हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार को अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं। मूल्य, व्यक्ति या समूहों द्वारा माना जाने वाला विचार की क्या जरूरी है, सही है, अच्छा है या बुरा। विभिन्न मूल्य मानव संस्कृति की विभिन्नता के मुख्य पक्षों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये चैप्टर भी हम समाप्त कर दिए हैं। इसके कुछ अभ्यास हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग को जरूर इस पे विचार करने चाहिए, या फिर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं इस सब पर भी। और ठीक है दोस्तों, तो हम अध्याय 2 जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक आप बने रहिए और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी सपने देखे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। जय हिंद, जय भारत।